स्टडी एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो मास्टर क्लास होने वाली है ये ग्राफिक्स की मास्टर क्लास होने वाली है। और इसमें हम लोगो डिज़ाइन को कवर करेंगे और कुछ बेसिक्स एडोब इलस्ट्रेटर के टूल के बारे में हम बात करेंगे और फोटोशॉप के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं क्रिएट न्यू और यहाँ पे ओपन दो ऑप्शन है हमारे पास। क्रिएट न्यू का मतलब ये है कि मुझे कोई नई फाइल को डिज़ाइन करना है, और ओपन का मतलब ये है कि अगर मैंने पहले से कोई डिज़ाइन सेव कर रखा है तो मैं उसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, जिसमें इलस्ट्रेटर की फाइल भी हो सकती है या फिर कोई इमेज है मैं उसको भी ओपन कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद हमारे पास इसमें 4 प्रीसेट्स आ जाएंगे। A4 पेपर साइज़ है या, और इसकी डायमेंशन ये है 595.28 इंटू 841.89 पॉइंट। ये यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट है। अगर हम इसको पिक्सल्स में चेंज करना चाहें तो मैंने A4 पर क्लिक किया है और यहाँ पे प्रीसेट्स डिटेल्स हैं। डिटेल्स मीन्स अनटाइटल्ड इसका नाम है। जैसे अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ मास्टर क्लास। और ये इसकी विड्थ है एक्चुअली जो यहाँ पर शो हुई है। और इसके बाद पॉइंट्स यहाँ पर हैं और यहाँ पे है PT 4 पॉइंट्स, ठीक है। और मैं इन्हें चेंज कर सकता हूँ डायमेंशन में, जैसे पिक्सल्स में चाहिए मुझे, मैं पिक्सल्स ही प्रीफर करता हूँ, फाइन। और उसके बाद अगर आपको कोई एग्जैक्ट डायमेंशन चाहिए तो आप इंचेस में ले सकते हैं, और आप फिट में यूज़ कर सकते हैं। आप फिटेज एंड इंचेस, फाइन, जैसे 0 फीट 8.27 इंच। तो इस तरह यहाँ से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे पिक्सल्स को रखूँगा, फाइन। और इसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन की, जो आप लेटर को क्रिएट करेंगे वो आपका लैंडस्केप होना चाहिए या फिर पोर्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद है आर्ट बोर्ड यानी कि आपको जो कैनवास चाहिए वो कितने चाहिए, आर्ट बोर्ड आपको कितने चाहिए, फाइन। और ये ब्लीडिंग है कि आपको कहते हैं टॉप से कितना स्पेस रखना है, देन बॉटम से, ठीक है। ये चेन है कि आप इसको लिंक कर देंगे, फाइन। अब ये अनलिंक है, अगर मैंने लिंक किया है तो ये चारों एक साथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज होंगे, फाइन। अभी मैंने एंटर किया है तो नई फाइल ओपन हो रही है अभी, फाइन। ये कहते ओपन हो गई। तो इसके बाद में अभी दोबारा इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से मास्टर क्लास को, और मैं दोबारा क्रिएट न्यू पर जाता हूँ। न्यू Ctrl+N शॉर्टकट है इसका, और यहाँ पे नाम देता हूँ मैं मास्टर क्लास, फाइन। और फिर यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस है, यहाँ पे कलर मोड है, CMYK है, देन रास्टर इफेक्ट है कि आपको कितना इमेज की क्वालिटी आपको रखनी है, और ये प्रीव्यू मोड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि सबसे पहले हम कलर मोड की बात कर लेते हैं। हमारे पास 2 कलर मोड होते हैं, एक RGB और एक CMYK। दोनों में क्या फ़र्क है? CMYK हम गूगल कर लेते हैं। मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है, ओके, मे बी शायद गूगल क्रोम कहाँ गया, फाइन। मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ मैं CMYK एंड RGB, फाइन, ठीक है। CMYK और RGB में क्या फ़र्क है? बेसिकली CMYK की जो फुल फॉर्म है वो C फॉर सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर की फॉर होता है ब्लैक, यानी कोई भी कलर नहीं, ठीक है। और RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हम RGB जो यूज़ करते हैं वो हम डिजिटली देखने के लिए यूज़ करते हैं, और CMYK प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि CMYK प्रिंटिंग में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। RGB जो है वो एडिटिव कलर मॉडल है, वाइल CMYK सब्ट्रैक्टिव, फाइन। RGB में क्या है कि ये कम्बिनेशंस ऑफ ऑल प्राइमरी कलर्स, लाइक हमारे जो प्राइमरी जो कलर है वो RGB है, वो इन तीनों का कम्बिनेशन होता है और ब्लैक अब्सेंस होता है, ठीक है। और CMYK में क्या है कि यहाँ पे जो नेचुरल कलर होता है वो वाइट होता है, और कम्बिनेशन इसमें बहुत सारे कलर्स का कम्बिनेशन होता है। और CMYK हम प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं और RGB हम डिजिटली देखने के लिए यूज़ करते हैं।
आपके पास जो सेल फोन है या फिर आप अपने पीसी में या फिर किसी भी एलईडी स्क्रीन में आप कुछ भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे वहाँ पे जो कलर होगा वो RGB होगा। फाइन। तो इसके बाद हम इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे है रास्टर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हाई दे रखा है इन लोगों ने जो प्रीसेट्स है। हाई का मतलब है कि 300 पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, यानी 1 इंच पर 300 पिक्सल्स होंगे। ठीक है, अगर 1 इंच पर जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी हमारी अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन हमारा फाइल साइज उतना ही हैवी होता जाएगा। जैसे मैंने मीडियम पे क्लिक किया और इसके बाद 36 ppi, ये सबसे लोअर क्वालिटी है। फाइन। और ये प्रीव्यू मोड है कि आप उसको कैसा देखना चाहते हैं, पिक्सल्स में, ओवर प्रिंट में। फाइन। अभी मैं रखता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे रखता हूँ 72 ppi यानी 72 पिक्सल पर इंच। इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। ठीक है, आप देखेंगे ये जो हमारा जो वाइट लाइन आई है ये हमारा आर्टबोर्ड होता है। आप एक से ज़्यादा भी आर्टबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं फाइल पर जाऊंगा और न्यू। फाइन। यहाँ पे आर्टबोर्ड अभी 1 है, मैं यहाँ पे अगर 3 रखूँ और उसके बाद मैंने क्रिएट किया, ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास 3 आर्टबोर्ड आ चुके हैं। और ये जो पूरा ब्लैक वाला एरिया ये पूरा कैनवस होता है और कैनवस के अंदर आर्टबोर्ड होता है जिस पे हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक मे बी वो लोगो हो सकता है या फिर वो कोई भी बैनर हो सकता है और कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो सकता है। तो हम सब कुछ आर्टबोर्ड पर ही डिज़ाइन करते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए भी इसको कैंसिल कर देता हूँ। फाइन। यहाँ पे CMYK है जो हमने कलर मोड लिया है। अगर आप चाहें तो फाइल पर जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से कलर मोड RGB भी चूज़ कर सकते हैं। फाइन। ये यहाँ से कुछ वार्निंग दे रहा है, द चोजन कलर मोड इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर स्पेस डिफाइंड बाय द डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, पैनल कंटेंट में नोट मैच द न्यू कलर मोड। फाइन। फिर भी हम क्रिएट कर लेते हैं, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे RGB/प्रीव्यू है और यहाँ पे CMYK/प्रीव्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कलर मोड चूज किया है वो CMYK है और यहाँ पे जो यूज किया है वो RGB है। तो इन दोनों को मैं क्लोज कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। फाइन। और ये हमारा आर्टबोर्ड है, हम इस पे बेसिक शेप डिज़ाइन हम करेंगे जैसे अभी। और मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि हम इसमें पैन और रोटेट हम कैसे करते हैं। अगर मैं ऑल्ट को होल्ड करूंगा देन मिडिल माउस बटन को मूव करूंगा तो हमारा जो आर्टबोर्ड है वो मूव होगा। अगर मैं सिर्फ मिडिल माउस बटन को स्क्रॉल करूंगा तो ये ऊपर नीचे होगा। फाइन। और पैन करने के लिए सिर्फ मुझे मिडिल माउस बटन को होल्ड करके माउस को मूव करना है कुछ इस तरह, तो ये पैन भी हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स है। अगर आप इलस्ट्रेटर के बारे में पूरा कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी इलस्ट्रेटर की एक बेसिक्स कोर्स हमने अपलोड कर रखा है, आप उसको वहां जाकर देख सकते हैं। और ये जो क्लास है ये बेसिकली इलस्ट्रेटर की मास्टर क्लास है जिसमें हम लोगो डिज़ाइनिंग और फोटोशॉप के भी हम बहुत सारे टूल कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में, कि आपको एक वीडियो से पूरा आपको एक रफली अंदाज़ा हो जाएगा कि इलस्ट्रेटर कैसे काम करता है। और फाइन, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक शेप लेता हूँ। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, मैंने रेक्टेंगल यहाँ क्रिएट किया। फाइन, एक ही रहा। और उसके बाद फिर राउंडेड रेक्टेंगल मैं ले लेता हूँ। फाइन, देखिए इन दोनों में इतना फ़र्क है। और इसके बाद फिर शेप है एलिप्स को क्रिएट करता हूँ मैं। फाइन। और अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करूँगा तो एलिप्स की जगह एक सर्कल क्रिएट होगा। और अगर मैं एलिप्स को छोड़ देता हूँ तो आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, मे बी ओव्यूल, एग या फिर कोई भी शेप। फाइन, अभी मैं सर्कल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद है फिर यहाँ पे पॉलीगॉन टूल, कि आपको पॉलीगॉन, आप यहाँ पे पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हैं आप। फाइन, अगर आप मैं कंट्रोल को छोड़ दूँ, अगर शिफ्ट को प्रेस करूँ तो ये सेंटर से स्केल होगा। और फिर इसके बाद है स्टार टूल, आप स्टार भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। फाइन। और फिर सबसे नीचे है फ्लेयर टूल। फाइन, फ्लेयर टूल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब फ्लेयर टूल का यूज़ कहाँ होता है, हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें अगर हम धूप में खड़े हैं तो वहाँ पे हल्के हल्के फ्लेयर्स हमें नज़र आते हैं धूप के। तो ये टूल बेसिकली वहाँ पे यूज़ करते हैं हम 3D में
फ्लेयर्स को बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इन लोगों ने पहले से ही एक प्रीसेट्स दे रखा है फ्लेयर्स का, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं आऊँगा, यहाँ पे दो टूल दे रखे हैं, एक है सिलेक्शन टूल और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इन दोनों में क्या फ़र्क है? मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और सिलेक्शन टूल की किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन टूल के थ्रू हम किसी भी शेप को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया मैंने, और मैंने इस शेप को क्लिक किया, पाथ पे क्लिक किया, और मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। फाइन, ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन टूल है। फाइन, और मैं इसका साइज़ भी कम कर सकता हूँ। मैं कॉर्नर्स पे आऊँगा और मैं साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। फाइन, अगर आपको यूनिफॉर्म स्केल कर रहा है तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये यूनिफॉर्म स्केल हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्केल मीन्स इसकी लेंथ, इसकी हाइट और इसकी विड्थ तीनों एक साथ बढ़ेंगी। बट ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है 2D सॉफ्टवेयर है, तो इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ दिखाई देंगी, लेंथ एंड विड्थ। इसमें आपको डेप्थ नज़र नहीं आएगी। तो मैं शिफ्ट को दोबारा होल्ड करूँगा और मैं क्रिएट कर सकता हूँ। फाइन, इसके बाद आप अगर यूनिफॉर्म, अगर आप इसकी विड्थ को डिक्रीज या फिर इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये जो लेफ्ट में है आप इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप इसकी ऊंचाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं देन यहाँ से पकड़ के आप साइज चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। और फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे ये भी पाथ है वाला। फाइन, इसको भी हम स्केल कर सकते हैं और थिकनेस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, ये कुछ, ठीक है। और फिर ये फ्लेयर है हमारा, ठीक है। मैंने फ्लेयर पे क्लिक किया और इसका भी साइज़ में कम या फिर ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। और इसकी विड्थ में, इसकी जो विड्थ है उसको कम या फिर ज़्यादा कर सकता हूँ, कुछ इस तरह और कुछ इस तरह, ठीक है। ये फ्लेयर है हमारा और मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ। और जैसे ये स्टार है, फाइन, तो स्टार का मैं शेप चेंज कर सकता हूँ, साइज़ चेंज कर सकता हूँ किसी भी तरह का, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि मैं सिर्फ स्टार का साइज चेंज कर रहा हूँ, शेप में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, मतलब शेप मॉडिफाई नहीं किए मैंने। और ये सर्कल है हमारा, सर्कल को मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, देन इसको भी मैं, फाइन। तो ये जो था ये एक्चुअली कहते हैं सिलेक्शन टूल था। और हम इसके बाद बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, वो कैसे काम करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट ए है, आपने ए कीबोर्ड पर आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस शेप पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये इसके एंकर पॉइंट है, फाइन, ये, ठीक है, ये इसके एंकर पॉइंट है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम किसी भी शेप के एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। और मूव करने के बाद उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे मैंने एंकर पे क्लिक किया, फाइन, अभी मैं मूव करूंगा तो आप देखेंगे इसकी शेप चेंज हो रही है। फाइन, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, फाइन। और जैसे, और ये जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं और मैं जब इन 4 पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ तो देखेंगे जो हमारा एरो है उसके नीचे एक हाफ मून बन के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आप 4 एज हैं आप उनको स्मूथ कर सकते हैं कुछ इस तरह। फाइन, फाइन, अगर आपको लग रहा है कि मुझे जो कॉर्नर्स हैं वो और ज़्यादा बेवल करने हैं तो आप इसको पकड़ के बेवल कर सकते हैं। फाइन, और इन केस अगर आपको सिर्फ एक करना है तो आपने इसको सेलेक्ट किया, एक को, ठीक है। जैसे आपने सिर्फ यहाँ से करना है देन आपने यहाँ से किया, और आपको सिर्फ इस एंकर पॉइंट का करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके बस। और कॉर्नर्स की आप जैसे 5, ठीक है, तो यहाँ से ये तो हो चुका है। और अभी मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। अभी मैं एक दूसरा रेक्टेंगल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने लिया एक रेक्टेंगल टूल, M शॉर्टकट है इसका, फाइन, रेक्टेंगल टूल लिया मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद मेरे पास, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाऊँगा और यहाँ मेरे पास है ऑप्शंस, फाइन। अगर मुझे चारों एक साथ करना है तो मैं चारों एक साथ कर सकता हूँ, फाइन। और सिर्फ अगर मुझे एक एंकर पॉइंट करना है तो जो एंकर पॉइंट मुझे बेवल करना है मैं उस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया और मैं यहाँ से इसको स्मूथ कर सकता हूँ कुछ इस तरह,
फाइन। और इन केस इसके बाद आपको ये एंकर पॉइंट मूव करना है, स्मूथ करना है, तो आप इसको पकड़ के स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी शेप हमारी बन चुकी है। और इसके बाद मैं एक और रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। फाइन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे डायमेंशन के तहत मुझको इसको स्मूथ करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस पर डबल क्लिक मैं करूँगा और यहाँ पे प्रॉपर्टीज खुल जाएगी कि आपको कितने पिक्सल्स का स्मूथ करना है। ये लिंक कॉर्नर्स हैं। लिंक कॉर्नर्स का मतलब ये है कि जैसे अभी यहाँ पे चेन है, फाइन, चेन को मैंने बंद किया है ना। चलो अभी चेन को मैं ऑन कर देता हूँ। चेन ऑन करने का मतलब क्या है कि ये चारों जो अब 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स और 0 पिक्सल्स, फाइन, ये आपस में लिंक है। यानी अगर मैं एक का साइज कम या फिर ज़्यादा करूँगा तो चारों का अपने आप कम या फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लिंक है। जैसे मैंने 0 पिक्सल्स की जगह अगर मैं करूँगा यहाँ पे 10 पिक्सल्स, एंटर किया, फाइन, तो आप देखेंगे कि हल्का सा बेवल हो चुका है, कुछ इतना। और अगर मैं 10 पिक्सल्स की जगह मैं करूँगा 100 पिक्सल्स, ठीक है, तो आप देखेंगे चारों कॉर्नर्स इसके स्मूथ हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे चारों नहीं, सिर्फ मुझे एक कॉर्नर को स्मूथ करना है, नीचे वाली को, इस वाले कॉर्नर्स को। फाइन, तो मैं सबसे पहले जो हमारा चेन है, लिंक कॉर्नर्स है, इसको अनचेक करूँगा, इसको अनक्लिक करूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो इन चारों के जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो चुके हैं। जो 100 पिक्सल्स है मैं इसको 1 एंटर करूँगा, कॉर्नर्स रेडियस, तो आप देखेंगे ये स्मूथ नहीं है और बाकी तीनों स्मूथ हैं। फाइन, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सबकी वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ, इसकी भी, देन इसकी भी और इसकी भी। फाइन, तो ये सारे जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें आ चुके हैं सारे। अब मुझे सिर्फ ये वाला जो कॉर्नर्स है इसको स्मूथ करना है, यानी यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे भी चेन है वो अनलिंक है, यानी ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो मैं 1 पिक्सल्स पे आया और मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की मैंने 50। ठीक है, तो आप देखेंगे सिर्फ हमारा एक जो कॉर्नर्स है सिर्फ वही स्मूथ हुआ है। और ये प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं इन केस आपने यहाँ से बंद कर दिया इसको, अब आपको नहीं मालूम कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आएंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट किया है और इस कॉर्नर्स पे आप 2 बार क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। फाइन, तो मैं कैंसिल करता हूँ इसको भी और मैं इसको अभी शार्प करता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि इसका हम शेप चेंज करते हैं। जैसे मैं इसका शेप चेंज करता हूँ, इसका थोड़ा स्केल कर लेता हूँ मैं, फाइन, कुछ इतना, और मैं लेता हूँ और मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ और मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ। फाइन, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं लेता हूँ रेक्टेंगल कुछ ये। फाइन, और इन चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको फिल और स्ट्रोक के बारे में भी मैं आपको बता दूं। फिल कलर क्या होता है कि जो किसी भी शेप के अंदर जो कलर होता है तो उस कलर को हम फिल कलर बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है, इसमें इस वक्त जो कलर है वो वाइट है और यहाँ पे भी वाइट है, यानी अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो और मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे अब मैंने लिया ब्लू, मैंने ओके किया, फाइन, तो आप देखेंगे जो हमारा फिल कलर है वो ब्लू में चेंज हो चुका है। और अगर मैं जूम करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि ब्लू के जिस बराबर में ये ब्लैक आउटलाइन है, इसको बोलते हैं हम स्टॉक कलर। फाइन, अभी क्या है कि जैसे, और ये है बैकग्राउंड कलर, ये है फोरग्राउंड कलर। ठीक है, और मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा दोबारा फिल पे और मैं यहाँ से सियान ले लेता हूँ। ठीक है, हमने सियान को चेंज किया, पहले सेलेक्ट करेंगे देन सियान। ओके, फाइन, अब जो आउटलाइन है ये हमारा ये कलर है ब्लैक। मैं इस आउटलाइन पे स्ट्रोक पे डबल क्लिक मैं करूँगा और यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैंने रेड लिया, फाइन, अभी पहले सेलेक्ट करना है शेप को जिसका हमें कलर चेंज करना है और फिर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फाइन, फाइन, और फिर इसके बाद देखिए आपको जो इसकी आउटलाइन है वो कितनी विड्थ चाहिए आपको। अगर मैं इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है,
और इसके बाद है यहाँ पे ये फिल कलर है, बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे देखा था, बिल्कुल ये भी वैसे ही काम करता है। फिल कलर है ये ग्रीन, फाइन, ये ब्लू, ये पिंक, और यहाँ से आप कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं, फाइन, ब्लैक भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह स्टोक है यहाँ पे, ठीक है, आप स्टोक का कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वाइट ले सकते हैं आप। फिर इसके जस्ट बराबर में स्टोक्स, ठीक है, स्टोक पैनल, मैं इस पर क्लिक करूंगा, फाइन। तो अभी इनके बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। तो अभी मैं स्टोक के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे स्टोक 1 पॉइंट है, फाइन, कि अगर आप स्टोक की विड्थ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टोक का जो विड्थ है वो 1 पॉइंट है। इसके बाद मैं स्टोक वेट पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से 0.75 पॉइंट क्लिक किया मैंने, और उसके बाद 0.75 पॉइंट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे थोड़ी कम हो गई। इसके बाद मैं 0.25 पॉइंट पर आऊँगा तो और कम हो गई। अगर आपको इंक्रीज करनी है, जैसे मैंने 5 पॉइंट्स पर क्लिक किया तो आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो चुकी है, फाइन। तो आप फिल कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्टोक कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और स्टोक की जो विड्थ है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, फाइन। अब मैं क्लिक करूँगा स्टोक पर, ठीक है। ये स्टोक की प्रोफाइल है, स्टोक का पैनल है, ठीक है। वेट जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, सेम है। ये कैप है, फाइन। अब ये कैप आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ये कैप वहाँ पे काम करता है जहाँ पे एज एक दूसरे से मिले हुए ना हो। जैसे मैं लेता हूँ अभी एक ओके, देखते हैं, चलिए मैं लेता हूँ एक लाइन सेगमेंट टूल, फाइन। ये लाइन सेगमेंट टूल है, फाइन। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ स्टोक है, इसमें फिल कलर नहीं है कोई भी, ठीक है। ये पाथ है, एक पाथ में सिर्फ स्टोक होता है, फिल कलर नहीं होता है। अब यहाँ से मैं फिल कलर, इसका स्टोक कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने पिंक लिया, फाइन, ये चेंज हो गया, और फिल कलर ये है, स्टोक कलर ये है कि, और ये इसकी विड्थ है जो मैंने आपको बताई है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मैं स्टोक पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कैप्स है, फाइन। आप इनके एजेस पर ध्यान देना कि ये कैसे काम करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका जो एज है पहले बेवल था, अब शार्प हो चुका है, ठीक है। मैं दोबारा क्लिक करूँगा यहाँ पे तो इसका एज बेवल हो चुका है, और ये जो है ये प्रोजेक्टिंग कैप है, फाइन। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है ना, बिल्कुल ये वहीं पर एज आया है। और अगर मैं प्रोजेक्टिंग कैप पर क्लिक करूँगा तो ये एज थोड़ा बाहर निकल गया है, जहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट है उससे बाहर निकल गया है, फाइन। और इसके बाद है कॉर्नर्स की, हमें कॉर्नर्स कैसे चाहिए होते हैं। तो कॉर्नर्स के लिए मैं आपको, कॉर्नर्स यहाँ तो कहीं है नहीं, ठीक है, तो कॉर्नर्स हमें रेक्टेंगल में ही दिखाई देंगे। तो इसके लिए मैं स्टोक पर गया, स्टोक पर जाने के बाद यहाँ पे है कॉर्नर्स, ठीक है। आपने देखा यहाँ से कॉर्नर्स हमारे स्मूथ हो चुके हैं, और ये कॉर्नर्स है कट की, आपके जो कॉर्नर्स है वो कितना बेवल रखना है, कितना शार्प कट रखना है। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे जो हमारे कॉर्नर्स है वो कट चुके हैं, और ये यहाँ से बेवल है, और ये बिल्कुल शार्प है, ठीक है। और ये अलाइन है कि आपको स्टोक कितना अलाइन रखना है, या तो आपको सेंटर में रखना है शेप के, या फिर बाहर रखना है, फाइन। तो अलाइन हमारा 3 तरह से काम करता है, ठीक है। आप जो यहाँ पे ब्लैक देख रहे हैं, ब्लैक का मतलब ये है कि जो हमारा जो स्टोक है वो बिल्कुल सेंटर में है, और आप इस पे क्लिक करेंगे तो अलाइन स्टोक टू द इनसाइड, ये अंदर की तरफ अलाइन है, और ये अलाइन स्टोक टू द आउटसाइड, जो हमारा जो ब्लैक वाला पोर्शन है, जो हमारा व्हाइट वाला है वो बाहर की तरफ है, और यहाँ पे व्हाइट वाला पोर्शन हमारा अंदर की साइड है, ठीक है, और ये सेंटर में है। तो मैं फिलहाल सबसे पहले बात करता हूँ अलाइन टू द सेंटर। मैं ये सेंटर में ही है अभी, और इसके बाद बात करूंगा मैं कि ये बाहर है, फाइन। अब आप इस पर अगर नोटिस करेंगे, जो ब्लैक सी आपको लाइन दिख रही है ना, ये ब्लैक वाली लाइन, तो ये लाइन ये है, फाइन। ये वाली लाइन स्टोक के सेंटर में है, और हम यहाँ पे देखेंगे अब जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये बाहर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, और स्टोक चला गया अंदर। तो इसी तरह जो ये वाली लाइन है ये हमारी अंदर है, और स्टोक चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये इस तरह से अलाइन हो रहा है इसमें। और इसके बाद देखते हैं फिर यहाँ पे डैश लाइन कि आपको जो स्टोक है उसमें कितने डैशेस चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे डैश है, आपने 12 पॉइंट का डैश दे रखा है। जैसे अगर मैं 1 करूँगा,
फाइन। तो 1 पूरा ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक वो मोड़ नहीं रहा है, तो मोड़ने से पहले और मोड़ने के बाद तक जो हमारी पूरी सिंगल लाइन है वो हमारी 1 पॉइंट है। इसके बाद में आया यहाँ पे 2 पॉइंट, फाइन। अभी मैं क्लिक करता हूँ इस पर और स्टॉक, ठीक है, 2 पॉइंट देन 5 पॉइंट, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स में हमारे डैश कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद मैं इसको करता हूँ 10 पॉइंट, फाइन। और इसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पे गैप है, कि आपको कितना गैप रखना है डैश के बीच में, फाइन। ये तो डैश हो गए, और इसके बीच जो गैप है, एक तो ये और एक ये गैप है, फाइन। मैंने गैप पर क्लिक किया, फाइन, मैंने 10 एंटर किया यहाँ पे। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जैसे अगर मैं 20 करूं, फाइन, 20 किया है मैंने, तो हमारा जो गैप है वो बढ़ गया है, फाइन। डैश हमारा सेम रहा है लेकिन हमारा गैप इंक्रीज हो गया है। गैप इंक्रीज होने की वजह से डैश भी कम हो गए हमारे, फाइन। और मैं दोबारा स्ट्रोक पे क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ पे स्ट्रोक, ठीक है। अब यहाँ पे डैश गैप डैश गैप डैश गैप, ठीक है। यानी आप कितनी बार एक स्ट्रोक में डैश गैप को मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने 10-20 पॉइंट लिया है, इसके बाद मैं दोबारा लेता हूँ यहाँ पे 20 पॉइंट, फाइन। और फिर लेता हूँ यहाँ पे 40 पॉइंट, फाइन। तो ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। जो हमारा ये वाला है ये 10 और 20 का गैप है, फिर इसके बाद 40 का गैप है, और जो डैश का साइज है वो 20 है, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि मैं लेता हूं यहाँ पे 0, फाइन, स्टॉक, और ये भी 0 और ये 20, ओके, ये 0 और ये 0, ठीक है, फाइन। अभी हमारा जो डैश है वो 10 पॉइंट है, जो गैप है हमारा 20 पॉइंट है, फाइन। ये जो डैश है हमारा 10 पॉइंट और गैप 20 पॉइंट का है, ठीक है। इसके बाद हम डैश को रखेंगे हम डबल, जस्ट यहाँ पे 10 था, यहाँ पे हम रखेंगे 20, फाइन। और गैप को रखेंगे हम 40, फाइन। तो अब आप देखेंगे जो ये वाला जो गैप है ये 40 है, फाइन, और डैश है वो हमारा 20 है, ठीक है। तभी आपको एक जगह 10 का गैप दिखाई देगा और एक जगह आपको 20 का गैप दिखाई देगा, उसका जस्ट डबल, फाइन। और इसी तरह मैं स्टॉक पे आया और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 30, फाइन। और यहाँ पे 20 किया था, यहाँ 40, और यहाँ रखता हूँ 60, फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के डैश हैं और 3 तरह के गैप है, ठीक है। हम देखेंगे इन दोनों में फ़र्क है। ये जो हमारा गैप है ये 30 का है और ये 40 का है। तो बेसिकली हमने 3 प्रोफाइल यहाँ पे मैनेज की हैं, कि हमने 3 अलग अलग डैश यूज़ किए हैं और 3 अलग अलग गैप यूज़ किए हैं। फिलहाल अभी मैं इसके लिए इसको डैश लाइन को अनचेक करता हूँ, फाइन। और इसके बाद आता हूँ यहाँ पे बेसिक्स है, कि आपको जो प्रोफाइल है, ठीक है, वो आपको कैसी चाहिए। साइज कम चाहिए, ठीक है, और ये 15 पॉइंट के राउंड, ये बिल्कुल वैसा ही है जो ये था यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक्स की, जो नॉर्मल लाइन है 1 पॉइंट की होती है। और इसके बाद है चारकोल फैदर, फाइन। मैंने चारकोल फैदर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जो हमारी आउटलाइन है वो कैसी दिख रही है। अभी मैं फिलहाल इसको यहाँ मूव करता हूँ और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फाइन। मैंने शेप को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे जो हमारी आउटलाइन है वो चारकोल फैदर की है। और इसके बाद है हमारी डिवाइडर, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा आउटलाइन हमें दिखाई दी जाएगी। और इसके बाद है ये वाली, फाइन, ये मालूम नहीं, पता नहीं क्या है ये। और इसके बाद एक प्रोफाइल है जिप वाली, ये वाली, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे ये हमारी शेप है, फाइन, मैं इसको शेप को मैं कहते बड़ी कर लेता हूँ, फाइन, कुछ इस तरह से यहाँ पे रखता हूँ। और डाटा सिलेक्शन टूल से मैं मैनेज करता हूँ इसको इतना, ठीक है। और मैं यहाँ से क्लिक किया और बेसिक्स पे, इस पे, फाइन। तो मैं जैसे अब मैं एक टूल लेता हूँ, मैं इससे कर्वेचर टूल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं इस शेप को कैसे भी क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से।
फाइन। तो ये शेप मैंने क्रिएट की है और जो हमारा जो स्टॉक है वो उसने उस पाथ को फॉलो किया है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ, फाइन, और कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, मैं इस पूरी शेप को मैं डिलीट करूँगा, फाइन। और अब हम डिज़ाइन करेंगे एक, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और मैंने इसमें ब्लैक फिल किया, फाइन। ब्लैक फिल करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया। अभी मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, देन कंट्रोल वी, फाइन। कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। और दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे कट है, देन कॉपी है, इसके बाद पेस्ट है और एक पेस्ट इन फ्रंट है, कंट्रोल एफ, फाइन। तो अभी सिर्फ मैं आपको कट एंड कॉपी की बात बताऊंगा, मैं पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, मैं इसके बारे में बात करूंगा। जैसे अब ये लेयर है, अगर आपको कॉपी करने का दूसरा तरीका ये है कि आप ऑल्ट को प्रेस करेंगे, फाइन, तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस शेप पर आया और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया और मैंने इसकी जो विड्थ है डबल क्लिक किया एंकर्स पॉइंट पे और मैंने इतना मैनेज किया इसको, ठीक है। और फिर मैं शेप पर आया, शेप का मैंने साइज थोड़ा कम किया, ठीक है, और थोड़ी विड्थ भी कम की और मैंने इसको फिल किया है वाइट से, फाइन। और मैं इसको प्लेस करता हूँ थोड़ा यहाँ पे, फाइन, कुछ इस तरह। और मैं इसका थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसका थोड़ा शेप चेंज कर देता हूँ यहाँ से, फाइन, पर्सपेक्टिव को बेहतर बनाने के लिए, फाइन। और इसके बाद मैं कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है, इसको, देन इसको, फाइन। और मैं इसका शेप यहाँ से थोड़ा सही कर लेता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल कैमरे की क्लोज है, कुछ इतना, कुछ इतना, ठीक है। इसको भी थोड़ा सही कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सही कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो बेसिकली ये एक सड़क है जो हमने डिज़ाइन की है। अगर आप पर्सपेक्टिव देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, फाइन, तो अगर मैं सड़क को देखूंगा तो जो पास में जो पॉइंट होगा वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा और जो दूर में होगा वो छोटा नज़र आएगा, ठीक है। तो जो हम कि इलस्ट्रेटर में हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं वो पर्सपेक्टिव से ही डिज़ाइन करते हैं हम। तो मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ, फाइन। और हम बात करते हैं अब लेयर्स की कि इलस्ट्रेटर में लेयर्स कैसे काम करती हैं। तो लेयर्स के लिए मैं क्या करूँगा कि जैसे लेयर्स का शॉर्टकट है F7, में कीबोर्ड पर F7 को प्रेस करूँगा तो हमारे लेयर्स का पैनल खुल जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं विंडोज़ पे आया और यहाँ पे है लेयर्स, ठीक है। F7 शॉर्टकट है इसका, मैंने लेयर्स पे क्लिक किया तो ये लेयर्स हमारी खुल गई हैं। इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद अभी यहाँ पे लेयर्स है, यहाँ पे हाइड है, टॉगल्स की आपको लेयर शो करनी है या फिर हाइड करनी है, और ये विजिबिलिटी है। चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो मैंने एक शेप क्रिएट की, यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट किया है मैंने, फाइन। रेक्टेंगल को क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लेयर्स 1 और ये एरो है सब लेयर को शो करने के लिए कि इस लेयर के अंदर कितनी लेयर है, फाइन। और ये विजिबिलिटी है, ठीक है, कि आपको लेयर देखनी है या फिर नहीं देखनी है। और ये लॉक है, यानी आप इस लेयर पे अब कुछ भी काम नहीं कर सकते और जो भी ऑब्जेक्ट इस लेयर पे हैं आप उसको मूव भी नहीं कर सकते, सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, रोटेट भी नहीं कर सकते,
ठीक है। और अगर अब मुझे इस लेयर पे कुछ भी काम करना है तो मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। फिर है यहाँ पे एरो का ऑप्शन है, ठीक है। एरो का मतलब ये है कि इस लेयर के अंदर कितनी सब लेयर है। फाइन, ये लेयर 1 है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करूंगा, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ एक एलिप्स, फाइन, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, या फाइन, ठीक है। तो आप देखेंगे लेयर 1 के अंदर ही हमारा एलिप्स बना है, एलिप्स हमारा ये रहा, और उस लेयर के नीचे रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे कैसे काम करती है कि एलिप्स तो ऊपर है, ठीक है, और रेक्टेंगल नीचे है, बट मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे हुए हैं। मैंने इस पिंक पर क्लिक किया, इसके बाद मैं यहाँ पर लेकर आया, फाइन। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा एलिप्स है वो रेक्टेंगल के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इस एलिप्स को नीचे लेकर आ जाऊं, यानी रेक्टेंगल के नीचे वाली लेयर पर रख दूं, तो क्या होगा? तो उसके लिए मुझे एलिप्स पर क्लिक करके माउस को होल्ड करना पड़ेगा और लेयर को नीचे कुछ ऐसे लेके आना पड़ेगा, फाइन। तो अब क्या देखेंगे कि रेक्टेंगल हमारा सबसे ऊपर रखा हुआ है और एलिप्स नीचे रखा हुआ है। अब हमें एलिप्स नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और एलिप्स का साइज कम है, फाइन। तो अब एलिप्स को देखने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो मैं एलिप्स को रेक्टेंगल के ऊपर रख दूं, फाइन, और या फिर मैं रेक्टेंगल का साइज इतना कम कर दूं कि मुझे एलिप्स दिखने लगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल का साइज कम करते हैं एलिप्स को देखने के लिए। तो मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया और एक कॉर्नर्स को पकड़ के मैंने स्केल किया, फाइन। अब स्केल करने के बाद आप देखेंगे कि एलिप्स मुझे दिखने लगा है, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल का साइज कम कर दिया है, फाइन। अब मैं इसका दोबारा साइज बढ़ा लेता हूँ इतना, ठीक है। और अब यहाँ से एलिप्स को पकड़ के मैं ऊपर लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे हमें एलिप्स दिखने लगा। तो लेयर्स कुछ इस तरह काम करती हैं इलस्ट्रेटर में, फाइन। और ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे दिख रहा है ये इंडिकेट करता है कि हमने कौन से लेयर को सिलेक्ट कर रखा है। अभी तो सिर्फ आपको यहाँ पे 2 दिख रही हैं, और जब हम कुछ भी सीन डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे 100-150 लेयर्स होती हैं, फाइन। तो तब ये जो रेक्टेंगल ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि हमने कौन सी लेयर सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। और इस लेयर को फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको लॉक करता हूँ ताकि मैं इस पर मूव ना कर पाऊँ, फाइन। इसके बाद मैंने लेयर्स पे क्लिक किया यहाँ पे, और इसके बाद देखेंगे ये है कि कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट, कि आप इस लेयर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर ये है कि यहाँ पे क्लिपिंग मास्क है, क्लिपिंग मास्क के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, या फिर आपको अगर क्लिपिंग मास्क के बारे में जानना है तो जो मेरी पहले की वीडियोज़ हैं आप उनको जाके देख सकते हैं। और ये है कि क्रिएट न्यू सब लेयर। सब लेयर का मतलब ये है कि जैसे मैंने इसको अभी इसके अंदर 2 लेयर है, अगर मैंने सब लेयर पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि द एक्शन कैन नॉट कंप्लीट बिकॉज द सोर्स और डेस्टिनेशन लेयर इज लॉक्ड और हिडन, ठीक है। या तो आपकी लेयर लॉक्ड है या फिर आपने लेयर हाइड कर रखी है, ठीक है। तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ, और अनलॉक करने के बाद देखता हूँ यहाँ पे लेयर 1 के अंदर 2 सब लेयर है, एलिप्स एंड रेक्टेंगल की। अगर मुझे एक ब्लैंक लेयर और चाहिए, किस पर चाहिए? लेयर 1 पर। तो लेयर 1 पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू सब लेयर, ठीक है। तो लेयर 2 हमारी बन गई है, लेकिन वो लेयर 1 के अंदर है, फाइन, एक सब लेयर। और मैं इस सब लेयर पे कुछ भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। बस आपको लेयर को सिलेक्ट करना है, उस वाली को जिस पे आप काम करना चाहते हैं, फाइन, ठीक है। तो ये लेयर सबसे ऊपर है इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सबके नीचे रख दूंगा तो ये लेयर्स मुझे दिखाई नहीं देगी, तो मैं इसको सबसे ऊपर ही रखता हूँ, फाइन। तो ये तरीका है लेयर्स में सब लेयर क्रिएट करने का। और एक और तरीका है कि आपको एक पूरी लेयर ही नहीं बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि हाँ, ये सब लेयर था और इसके बाद क्रिएट न्यू लेयर, कि आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करने के बाद मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेयर 3 आ चुका है, ठीक है, लेकिन लेयर 2 आना चाहिए था और आया लेयर 3, क्योंकि हमने एक लेयर 2 के नाम से सब लेयर बना रखी है जो लेयर 1 के अंदर है, फाइन। अब मैं लेयर 3 पर क्लिक किया मैंने, और मैं इस लेयर पे बनाता हूँ, मैं एक बनाता पॉलीगन टूल, फाइन, कुछ इतना बड़ा, और मैं इसको ऊपर रखता हूँ और इसमें कलर फिल करता हूँ मैं येलो, ठीक है।
येलो कलर मैंने फिल किया है। फिल करने के बाद आप देखेंगे मुझे नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारी लेयर 3 ऊपर है और जिस पर शेप बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है, तो हमें शेप दिखने लगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो इलस्ट्रेटर है वो एक्चुअली वेक्टर पे काम करता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इलस्ट्रेटर में कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो वो एक्चुअली वेक्टर में होता है। यानी मैंने जो भी डिज़ाइन क्रिएट किया है मैं उसको कितना भी जूम कर लूँ वो पिक्सलेट नहीं होगा। जैसे फोटोज़ होते हैं, अगर मैं उनको जूम करूँगा तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो पिक्सलेट होने लगते हैं, यानी पिक्सल्स उनके फटने लगते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर और कोरल दोनों रेस्टर बेस हैं, दोनों वेक्टर बेस हैं और यहाँ पे पिक्सलेट नहीं होते हैं। जैसे मैं अगर जूम करूँगा, फाइन, अब मैंने इतना जूम कर लिया लेकिन आप देखेंगे इसके पिक्सल्स फट ही नहीं रहे, क्योंकि इसमें पिक्सल्स हैं ही नहीं, ये वेक्टर पे काम करता है। फाइन, और इनके बाद मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। फाइन, और मैं इसके बाद बात करता हूँ टाइप टूल की। मैंने टाइप टूल पर क्लिक किया, इसका शॉर्टकट टी है, ठीक, फाइन। और टाइप टूल यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, जो फिल कलर है उसी में टाइप होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, फाइन। अब मुझे इसका साइज को बढ़ाना है, देन मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा और एंकर पॉइंट्स को मूव करूँगा। फाइन, स्पेलिंग गलत हो गई है। अभी हम किसी भी तरह इसको स्केल कर सकते हैं। अगर आपको यूनिफॉर्म स्केल करना है देन आपको शिफ्ट को होल्ड करना है, तो आप यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हैं। और इन केस अगर आपसे कुछ गलती हो गई है इसमें तो आप दोबारा टी प्रेस करेंगे और जहाँ पे आपने टाइप किया आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है और मुझे इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब को सिलेक्ट किया जो मैंने टाइप कर रखा है। उसके बाद मैं कलर्स पे आऊँगा यहाँ पे और मैंने ओके किया, फाइन। तो आप देखेंगे यहाँ कलर्स का चेंज हो चुका है। और मैं ले लेता हूँ इस वक्त सियान, फाइन। अभी यहाँ पे सिर्फ फिल कलर है। अगर मुझे स्टोक भी चाहिए तो मैं स्टोक्स पर आऊँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से स्टोक का कलर ले लेता हूँ रेड, फाइन। अभी रेड दोबारा क्लिक करता हूँ, देन रेड, ओके, ठीक है। और आप इसकी जो स्टोक की थिकनेस है आप वो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने जूम किया और जूम करने के बाद मैंने चेक किया है कि यहाँ पे 1 पॉइंट है तो यहाँ पे 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट, फाइन। और 5 पॉइंट्स भी आप कर सकते हैं। और आप इसकी स्टॉक की प्रोफाइल को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म है, आपको कुछ ऐसी शेप इसमें दिखाई नहीं दे रही है। मैंने क्लिक किया यूनिफॉर्म, देन ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रही है। और इसके बाद स्टॉक पे आएंगे, देन आप यहाँ से डैशेज अलाइन, ठीक है, कि आप डैश कर सकते हैं। इसको मैं 0 रखूँगा फ़िलहाल, इसको भी 0 और इसको भी 0 और इसको भी 0, देन इसको भी 0, फाइन। अभी 10 पॉइंट है, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 किया, मैं 20 करता हूँ जैसे हमने पहले किया है। अभी इफेक्ट नहीं हुआ तो मुझे दोबारा सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, देन हो जाएगा, फाइन। मैं यहाँ पे रखता हूँ 20, ठीक है। तो ये इफेक्ट है जो दिखने लगा है हमें, फाइन। और इन केस अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, अभी मैं फ़िलहाल स्टॉक को मैं नन कर लेता हूँ कि स्टॉक मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिल भी नहीं चाहिए देन आप फिल कलर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नन का ऑप्शन है, नन, ठीक है, नन पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिल भी नज़र नहीं आएगा। अब ना तो फिल है और ना ही स्टॉक है, ठीक है, तो हमें शेप नज़र ही नहीं आएगी। तो एक कलर का रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस वक्त यहाँ पे फिल को रख लेता हूँ, ठीक है, फिल लिया मैंने। और इन केस अगर मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ या फिर शेप या फिर फ़ॉन्ट टाइप चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा। मैंने फ़ॉन्ट पर क्लिक किया, ठीक है। फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ शो होने लगेगी हमें। हम ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे है, ठीक है, कि आपको फ़ॉन्ट कितना विजिबल रखना है ये फ़ॉन्ट के ऊपर है, ठीक है। आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कि आपको फ़ॉन्ट टाइप कैसा चाहिए। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद एरो से मूव मैं कर पाऊँगा, फाइन। तो आप फ़ॉन्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं।
आपको जैसा अच्छा लगे या फिर जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के इन केस अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपको एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट देगा कि मुझे इस फ़ॉन्ट में ये टाइप कराना है, तो आपको उस फ़ॉन्ट में टाइप करना पड़ेगा और आप उसको सबमिट कर सकते हैं। फाइन। और इसके बाद ये कि आपको जैसे अभी मैं लेता हूँ यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट ऐसे जहाँ पे बोल्ड वगैरह हो, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सन्स सेरिफ, मैंने इस पर क्लिक किया और इसके बाद ये भी रेगुलर है। अभी मैं देखता हूँ रोमन। फाइन, मैंने रोमन पे क्लिक किया। ओके, ये रो पे, ये एक्चुअली इसके कुछ टाइप्स हैं। हाँ, U701 BT पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रेगुलर आता लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया। इटैलिक या तो आपको टेढ़ा चाहिए या फिर आपको बोल्ड चाहिए, ठीक है। मैंने कहते इटैलिक पे क्लिक किया और इसके बाद अगर मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो सीधा हो जाएगा लेकिन बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह और भी ऑप्शन है। फाइन, जैसे बदोनी, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं बोल्ड इटैलिक, बोल्ड को मैं इटैलिक भी कर सकता हूँ या फिर अगर मुझे खाली बोल्ड रखना है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। फाइन, और ये इसकी है कि आपको कितना इसका साइज़ कम रखना है या फिर ज़्यादा रखना है। आप इसको 50 भी रख सकते हैं और आप इसको 500 भी रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए 100 रखता हूँ और ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है, कि आपको ये कहाँ से अलाइन करना है, ठीक है। आप सेंटर से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा आर्टबोर्ड है ये उससे अलाइन होगा, ठीक है। आप इसे बीच में रख सकते हैं और आपको जस्ट विद लाइन अलाइन, और ये सब कुछ कितने अलाइनमेंट का, ये ब्लीड का है, ठीक है, कि आपको कितना % छोड़ना है या फिर कितना % रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे इनवलप की। मैंने इस पर क्लिक किया कि आपको जो आपने कुछ भी टाइप किया है वो आपको वाप में रखना है, आर्क में रखना है या फिर आपको सीधा रखना है, ठीक है। अब जैसे आर्क है, ठीक है, आर्क पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया। इसके बाद ये बैंड है कि आपको कितना बैंड रखना है। मेरी बैंड की यहाँ % है, ठीक है, तो ये नीचे बैंड होगा और अगर मैं बैंड नहीं रखना है देन यहाँ पे मैं 0। फाइन, और अगर आपको ऊपर बैंड रखना है तो आप ऊपर मूव करेंगे इसको। फाइन, कुछ इस तरह, है ना। और इसके बाद डिस्टोर्ट है कि आपको कितना डिस्टोर्ट रखना है। जैसे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया मैंने, फाइन, तो आप देखेंगे यहाँ का साइज बढ़ता जाएगा। फाइन, एक साइड का, ठीक है, और वर्टिकल में ऊपर का साइज बढ़ता जाएगा यहाँ का, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। और प्रीव्यू ये है कि आप जो भी यहाँ पे इफेक्ट डाल रहे हैं उसका प्रीव्यू आपको शो करेगा। ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और अब बात करते हैं वर्टिकल की। मैंने वर्टिकल पे क्लिक किया। फाइन, बैंड, फाइन, पहले ऐसे हो रहा था और अब ऐसे बैंड होगा ऐसे, ठीक है। और ये सारी वैल्यू वही है जो हमने यूज़ की है अभी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं आर्क अपर की, ठीक है। आर्क लोअर, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जो हमने काम किया था अभी। और आप इन सेटिंग को सब छेड़खानी आप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके बाद आर्च है। फाइन, आप खेल सकते हैं इसके साथ। और बल्ज है। और फिर यहाँ पे फ्लैग है। हाँ, फ्लैग भी अच्छा है एक्चुअली कि आपको फ्लैग जैसी फीलिंग्स देगा आपको ये, ठीक है, जैसे हवा चल रही हो, वेव हो, ठीक है। और उसके बाद वेव है, ठीक है, जैसे वेव है तो आप इसको वेव की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज हैं कि आपको वेव कितना चाहिए, हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल। फाइन, दिस वन आप देखेंगे ये वेव तैयार ही है यहाँ पे और ये इस तरह से। और ये डिस्टॉर्ट है कि आपको कितनी वेव रखनी है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके बाद राइज, फिश आई, इन्फ्लेट है, ठीक है। ये बहुत सारे यहाँ पे कहते प्रॉपर्टीज़ है, आपको चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं कैंसिल करता हूँ इसको। मैंने यूट्यूब पर क्लिक किया दोबारा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, मे बी शायद ये काम नहीं कर रहा है। अलाइन तो यही है कि आपको आर्टबोर्ड से अलाइन कराना पड़ेगा। मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ, ठीक है। और हम बात करते हैं अब कर्वेचर टूल की, हम लाइन टूल की बात करते हैं। फाइन,
ये है लाइन सेगमेंट टूल की आपको एक सीधी लाइन क्रिएट करनी हो तो आप लाइन सेगमेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया और मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो लाइन हमारी सीधी जाएगी बिल्कुल फाइन, कुछ इस तरह से। और अगर मैं दूसरी लाइन क्रिएट करनी है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन माउस को मूव करूँगा और सीधी लाइन के लिए आप शिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे फाइन। और अगर आपको एक सर्टेन एंगल पे चाहिए 45 की पे तो आप 45 परपेंडिकुलर भी आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और मैंने दोनों लाइन को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसका जो स्ट्रोक है मैं चेंज कर लेता हूँ और आप इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से 10 फाइन। और इसके बाद इसमें बहुत सारे टूल हैं, मैं आपको बस रफली मैं जो एक ऊपर का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है बस वो बताऊंगा। और आपको डिटेल में वीडियो जाननी है तो हमारे इलस्ट्रेटर का पूरा कोर्स है, आप उसको जाकर फ्री में देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप जूम है यहाँ पे कि आपको जूम करना है फाइन। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना प्रीफर नहीं कर सकते तो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। और ये फिर पेन है, ठीक है, कि आपको पेन करना है लेफ्ट एंड राइट या फिर अप एंड डाउन मूव करना है और आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं फाइन। इन केस आपने इतना जूम किया है कि आपको नहीं पता कि आपका जो आर्ट बोर्ड है कहाँ चला गया, तो उसके लिए आप कीबोर्ड पर Ctrl+0 प्रेस करेंगे फाइन, तो आपका आर्ट बोर्ड कहीं भी होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा फाइन। और आप F प्रेस करेंगे तो आपका जो आर्ट बोर्ड है सिर्फ आर्ट बोर्ड ही पूरी स्क्रीन पर नजर आएगा, बाकी सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। जैसे मैंने F प्रेस किया तो पहले थोड़ा और जूम होगा, उसके बाद एक बार और F प्रेस करूंगा तो पूरा जूम हो जाएगा, यानी सिर्फ आपको स्क्रीन पर आर्ट बोर्ड ही नजर आएगा। तो मैं F प्रेस कर लेता हूँ फिर दोबारा और Ctrl+0 फिट टू स्क्रीन, यानी आपको आर्ट बोर्ड पर सिर्फ आपको स्क्रीन देखनी है तो आपको सिर्फ स्क्रीन ही नजर आएगी। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन है फाइन, शिफ्ट ओ, इसका शॉर्टकट है। मैंने आर्ट बोर्ड पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। इन केस आपको आर्ट बोर्ड चेंज करना है फाइन, लेकिन आपने जो डिज़ाइन किया है आप उनके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते, ठीक है, तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड का ऑप्शन है, आप शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो ये आर्ट बोर्ड आप यहाँ से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं फाइन। और यहाँ पे आप आर्ट बोर्ड का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं डालता हूँ मास्टर क्लास फाइन, एंटर किया तो ये 1 है और ये मास्टर क्लास है, ठीक है। और ये कस्टम्स है कि आपको लेटर्स में चाहिए या फिर A3, ठीक है। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी आर्ट बोर्ड आप ले सकते हैं फाइन। और इनकेस अगर आपको यहाँ पे इसी फाइल में दूसरा आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है तो आप दूसरा भी क्रिएट कर सकते हैं, और आप तीसरा भी कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं, पांचवा भी, 6, 7, 8 फाइन। तो इस शिफ्ट ओ इसमें बहुत अच्छा टूल है, ऐसा टूल मैंने कोरल में नहीं देखा है मैंने, तो ये टूल मैं बहुत प्रीफर करता हूँ फाइन। और मैं शिफ्ट टूल पे आता हूँ और हम इसके बाद बात करेंगे हम लोगो डिज़ाइनिंग की कि इलस्ट्रेटर में लोगो डिज़ाइन कैसे होती है। और हम अब बात करेंगे लोगो डिज़ाइनिंग की कि इलस्ट्रेटर में लोगो डिज़ाइन कैसे काम करता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे कि लोगो आखिर में होता क्या है। लोगो क्या होता है कि किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ साइन तैयार करते हैं, जिससे लोग बाग उसको देखकर अंदाज़ा लगा लें कि ये कौन सी कंपनी है और ये कंपनी कैसे काम करती है या फिर इस कंपनी की वर्क प्रोफाइल क्या है। हम लोगों का चलन तब से है जब एक्चुअली लोग बाग इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जैसे अब अगर हम कभी वॉशरूम में जाएंगे, ठीक है, तो फाइन बाहर जो साइन जो होते हैं ये मेल का है या वॉशरूम, और ये फीमेल का है, तो वो भी एक्चुअली एक टाइप का लोगो ही है जो ये डिनोट कर रहा है कि ये चीज़ें किस लिए यूज़ हैं फाइन। इसी तरह इसी बेस पर ही कंपनी अपने लोगो डिज़ाइन करती हैं। और अगर आप पहले की कंपनी, हम पहले के जो लोगो हैं कंपनी के, हम उनको एक बार चेक कर लेते हैं फाइन। जैसे मैं चेक करता हूँ ओल्ड लोगो फाइन। अगर मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 50 फेमस लोगो देन एंड नाउ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो पहले फेमस लोगो थे वो पहले कैसे थे और अब कैसे हो चुके हैं फाइन। बोर्ड पांडा फाइन, ये एक्चुअली फर्स्ट कुछ कहते हैं ऐसे था, देन क्रैंक ऐसा है। तो लोगो एक्चुअली होता क्या है कि
अब जितने भी लोगोज हैं वो सिंपल होते हैं और क्रिएटिव होते हैं, फाइन। तो कोई भी अब जितनी भी कंपनी है वो चाहती है कि लोगो हम सिंपल डिज़ाइन करें लेकिन क्रिएटिव हो, उससे एक फीलिंग्स आए और लोगो देख कर कि हम ये पता लगा लें कि वो कंपनी किस चीज़ की है, क्या सेल करती है, क्या बाय करती है, या फिर किस चीज़ का काम है उसका, वो एक्सपोर्ट का काम करती है, इंपोर्ट का काम करती है, या फिर वो कंपनी डिलीवरी की है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हम लोगों को डिज़ाइन करते हैं और सबसे पहले हम कहते हैं स्केचिंग करते हैं और स्केचिंग करने के बाद हम क्लाइंट को सेंड करते हैं कि आपको ऐसा लोगो कहते हैं, आपको ऐसा लोगो पसंद है या फिर कुछ और तरीके का। आप देखेंगे कि अमेज़ॉन जो कंपनी है उसने अपना नाम ही उसने लोगो में चेंज करा रखा है, फाइन। अमेज़ॉन हम सर्च करते हैं, जिसे हम सर्च करते हैं अमेज़ॉन लोगो फाइन। तो इस कंपनी ने अपने नाम को ही अपना लोगो बना रखा है, फाइन। अगर मैं इमेजेस पे जाऊंगा यहाँ पे तो हम देखेंगे अमेज़ॉन AMAZON, ठीक है, फाइन। लेकिन आप इसमें एरो को देखेंगे कि एरो क्या डिनोट कर रहा है, फाइन। एक तो एरो से स्माइल वाली फीलिंग्स आ रही है कि हाँ कि लाइक समबडी स्माइलिंग, कोई स्माइल कर रहा है। और दूसरी चीज़ जो A से Z के बीच जो एरो है उसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे A से Z तक की सारी चीज़ें बिकती हैं, फाइन। तो जब भी हम लोगो डिज़ाइन करते हैं तो उस लोगो को डिज़ाइन करने का एक मकसद होता है। अगर हम उसमें कलर्स कोई पिक कर रहे हैं तो वो कलर्स क्यों पिक कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, ये सब हमें क्लाइंट को बताना होता है। और जैसे हम आगे आते हैं, जैसे ये है ना, एप्पल का लोगो पहले ऐसा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था एप्पल कंप्यूटर्स का। अब क्या रखा है कि इन्होंने बिल्कुल सिंपल रख दिया और सेप काट के रख दिया इन्होंने और एप्पल का लोगो बना दिया, फाइन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एप्पल का पेड़ है, देन उसके नीचे न्यूटन है, फाइन। तो ये पहले इनका एप्पल का लोगो था जो काफ़ी डिफिकल्ट था। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं मोजिल्ला फायरफॉक्स। पहले मोजिल्ला का लोगो कुछ ऐसी था। मोजिल्ला क्या है कि एक ब्राउज़र है, फाइन। और उसके बाद इन्होंने ये लोगो डिज़ाइन किया है। आप देखेंगे कि ये इसमें एक पहले डक थी और इसमें एक अर्थ है और अर्थ में आई थिंक एक फॉक्स है, ये एक लोमड़ी है ना। और इस लोमड़ी ने इस अर्थ को कैप्चर कर रखा है कि मतलब आप पूरी दुनिया में कुछ भी सर्च कर सकते हैं और मोजिल्ला आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। यानी आप मोजिल्ला को यूज़ करते वक्त आप पूरी दुनिया में कहीं भी घुस सकते हैं, फाइन। और इसके बाद है स्टारबक्स का। स्टारबक्स में एक्चुअली कहते हैं जो लेडी रखी है इन्होंने पहले ऐसी थी, फाइन, अब कुछ ऐसी है। आप देखेंगे कि इतना कुछ खास फर्क है नहीं, लेकिन जो पहले का जो लोगो था इन्होंने उसमें से जो फॉन्ट है वो सब निकाल दिया है, फाइन। यहाँ पे कॉफ़ी, टी, देन स्टारबक्स और कहते हैं स्पाइसेस जो इस सेल करते थे वो सब चीज़ें निकाल दी हैं। सिर्फ अब एक लेडी को रखा है, फाइन। और उस लेडी ने क्राउन पहन रखा है। इसके बाद हम वॉल्ट डिज्नी, ठीक है, आप इससे फैमिलियर होंगे बहुत ज़्यादा, आपने वॉल्ट डिज्नी की मूवी देखी होंगी। तो अब क्या करा है इन लोगों ने कि वॉल्ट को बाहर निकाल दिया, सिर्फ डिज्नी है, फाइन, ठीक है। और इसके बाद है गूगल का पहले लोगों के जैसे था, अब इन्होंने बहुत कलरफुल कहते लोगो बनाया। और गूगल के पीछे भी कहानी है कि ये एक्चुअली इन्होंने ऐसे कलर्स क्यों यूज़ किए। हम अगर पहले देखेंगे इनके जो गूगल है इनके फ़ॉन्ट हल्के से बेवल हो रखे हैं और शेडोज़ है, फाइन, बेवल है और शेडोज़ है। लेकिन इस लोगो की हम बात करेंगे, इसमें सिर्फ कलर्स हैं, कलर्स के सिवा ना इसमें ना बेवल कर रखा है और ना ही शेडोज़, फाइन। तो बिल्कुल सिंपल रखा है और कलरफुल फॉन्ट यूज़ किए इन लोगों ने, फाइन। और ये है नोकिया। आप नोकिया एक वक्त ऐसा था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा सेल फोन मैन्युफैक्चर नोकिया करती थी। उसका पहले लोगो कुछ ऐसा था जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। और अब इन्होंने नोकिया एक बिल्कुल अपने नाम को ही अपना लोगो डिज़ाइन कर लिया इन लोगों ने। और जो कंपनी फ़िलहाल अभी बंद हो चुकी है ना। और ये लेगो है, ठीक है, फाइन। और इसके बाद देखते हैं कैनन का, जो हम कैमरे वगैरह हम यूज़ करते हैं। पहले कैनन का लोगो इतना डिफ़िकल्ट था, फाइन, कि पढ़ना बहुत मुश्किल हो, लोग बागों को रिमेंबर रखना बहुत मुश्किल होता था कि एक्चुअली है क्या, फाइन। और अगर आप इस कैनन को आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ
ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कैमरा की, जो कैमरा सेल करती है। उसके बाद अमेजोन, फाइन, जो amazon.com का जो पहला लोगो था वो अमेजोन रिवर के ऊपर था। फाइन, एक रिवर है दुनिया की सबसे बड़ी। फाइन, तो क्या, तो उन्होंने उस रिवर को अपने लोगो में शामिल किया था और amazon.com था। इसके बाद इसका लोगो कुछ ऐसा है amazon.com। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि A से Z की यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। फाइन, 910 जो कुछ ऐसा है। और इसके बाद फोर्ड, हाँ, फोर्ड मोटर्स का ये लोगो बहुत फेमस है। फाइन, अगर आप इसको देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे हाँ ये एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। इसके बाद ट्विटर, इनका लोगो कहते हैं ऐसा है, इन्होंने बहुत चेंज किया अपने आप में। और इसके बाद फोक्सवैगन, दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनका लोगो पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अब इन्होंने जो बाहर के जो ये सर्कल्स है इनको रिमूव कर दिया है और सिर्फ V और W को रखा है। V फॉर फोक्स और W फॉर वोगन, ठीक है, फोक्सवैगन। तो इनकी कंपनी का नाम है। और लोगो डिज़ाइन करने का क्या तरीका है कि आपने देखेंगे जो इनके जो एज हैं वो बेवल कर रखे हैं और V के नीचे जस्ट W है। फाइन, तो कंपनी का नाम फोक्सवैगन है। और ये कोका कोला का, फाइन, अभी कोका कोला ने फिर दोबारा अपना लोगो को डिज़ाइन कराया है, तो इन्होंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया है। इसके बाद स्नैपचैट का देखेंगे हम। फाइन, सॉरी, स्नैपचैट का जो पहले जो लोगो था वो कुछ ऐसा था, उसमें आइज भी थी देन, और इसमें कहते स्माइलीज भी थी। अब कुछ ऐसा लोगो है। और इसके बाद ये फर्स्ट देन करंट ये है प्लेबॉय का। MTV का देखते हैं, कुछ ऐसा है। KFC का लोगो अब ऐसा है कि KFC का जो ऑनर है, फाइन, उसी की फोटोज लगी हुई है। और इसके बाद हम डिस्कवरी चैनल का, अगर आपको ध्यान हो कि पहले जो डिस्कवरी का लोगो था वो ऐसा था और अब ऐसा है, ठीक है। और इसके बाद बर्गर एंड किंग्स, ये लोगो भी बहुत फेमस हो चुका है पूरी दुनिया में और इनका पहले लोगो ऐसे था। कुछ लोगोस तो ऐसे हैं कि आप जैसे हम पेप्सोडेंट की बात करते हैं, नहीं, हम कोलगेट की बात करते हैं। फाइन, अब हमें क्या लगता है कि कोलगेट, हमें ऐसा लगता है कि कोलगेट मीन्स कोलगेट एक पेस्ट है। फाइन, लेकिन नहीं, वो कोलगेट एक कंपनी है, कंपनी का नाम है कोलगेट। फाइन, उन्होंने अपने ब्रांड को इतना फेमस किया है कि एक्चुअली में कि हर कोई टूथपेस्ट को कोलगेट समझने लगा है कि कोलगेट टूथपेस्ट है, लेकिन नहीं, टूथपेस्ट अलग है और कोलगेट एक कंपनी का नाम है जो टूथपेस्ट को बनाती है। फिर इसके बाद एडिडास की बात करते हैं। फाइन, एडोल्फ डेसलर, फाइन, जो इसके ऑनर है और इसका लोगो बहुत फेमस है। और इसके बाद है ये शेल मुझे नहीं पता कि ये क्या है। और आइकिया का करंट ये, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगता है आइकिया का। और नेस्ले का लोगो है कि एक्चुअली नेस्ले जितने भी प्रोडक्ट जो बनाती है वो बेबी और माँ के ऊपर ही होती है। तो आप इस लोगो में देखेंगे कि जो ये बड़ी वाली जो बर्ड है ये छोटे बच्चों को फीड कर रही है, उनको खाना खिला रही है। और नेस्ले के जितने प्रोडक्ट हैं वो इसी बेस पर होते हैं। और इसके बाद बात करते हैं मैकडोनल्ड फेमस बारबेक्यू। फाइन, इन्होंने अपना लोगो पूरा चेंज कर दिया है और ये लोगो इनका पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। फाइन, हम कहीं भी रोड पर जाएंगे तो हम अगर हमने ये लोगो वहाँ पे लगा हुआ देख लिया तो हमें मालूम है कि वहाँ पे मैकडोनल्ड है, वहाँ खाने के लिए कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। पेप्सी कोला, फाइन, ये इनका लोगो पहले के ऐसा था जो बिल्कुल बेकार लगता था मुझे, पता नहीं इन्होंने क्या सोचकर ये लोगो डिज़ाइन किया है। और ये इनका लोगो नया लोगो है। फाइन, तो ये लोगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे। जैसे मैं इनका लोगो मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज डेस्कटॉप पे। फाइन, और इसके बाद है AT&T, ये बहुत बड़ी सिम और सेल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका लोगो बहुत फेमस है। और फेडेक्स, फाइन, फेडेक्स ये डिलीवरी की कंपनी है कि फेडेक्स की एक्सप्रेस का मतलब है कि एक्सप्रेस। फाइन, इसका मतलब ये है कि हम आपकी जो डिलीवरी को है वो बहुत एक्सप्रेस की स्पीड से हम डिलीवर करेंगे। और ऐसी गो हेल्थ केयर है और बहुत सारे लोगो हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा और उसके बाद आप जान पाएंगे कि हम लोगो क्यों डिज़ाइन करते हैं। फाइन, वीज़ा का देखेंगे। वीज़ा ने अब क्या करा है कि इन्होंने
अपने नाम को ही अपना लोगो बना लिया है, ठीक है। इन्होंने ऊपर की लाइन निकाल दी है, नीचे की लाइन निकाल दी है, दोनों रेक्टेंगल निकाल दिए हैं और सिर्फ वीज़ा को बाहर रख दिया है, ठीक है। तो ये अडोब का है और हम अडोब की सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इनका लोगो भी काफ़ी अच्छा है। चलिए हम इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं, फाइन। तो लोगो के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी मैंने दे दी है, ठीक है। अब लोगो हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, हम उस प्रोसेस पे बात करेंगे, फाइन। जब भी हम लोगो डिज़ाइन हम करते हैं, तो हम जिसके लिए भी कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि उस कंपनी का या फिर उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन सा फ़ॉन्ट लोगो में डालना चाहती हैं और कौन सा कलर वो प्रीफर कैसे करेंगे, अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, फाइन। और कभी कभार हमारी चॉइस भी होती है कि हम अपने हिसाब से कलर्स को चेंज कर सकते हैं कि हमें लाइट कलर चाहिए या फिर डार्क कलर चाहिए। और फिर तीसरी सबसे बात ही वो कंपनी काम क्या करती है। अगर वो डिलीवरी का काम करती है, तो हमें अपने लोगों में कुछ ऐसा दिखाना होगा कि लोगों को देखकर ये लगे कि हाँ, ये डिलीवरी की कंपनी है। अगर किसी ग्रोसरी की कंपनी है, ठीक है, तो हमें ये दिखाना होगा कि ये जो कंपनी है, लोगों से ये पता लगे कि ये कंपनी ग्रोसरी कंपनी, लाइक जैसे अगर हम स्विगी का हम देखते हैं लोगो, फाइन। इन्होंने जो लोगो डिज़ाइन किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। आप देखेंगे स्विगी, फाइन। ये जो आप देख रहे हैं जो एस बना रखा है, ये लोकेशन है एक्चुअली, फाइन, कि हम आपकी हर लोकेशन पे हम आपका खाना डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने लोकेशन का ही एस बना रखा है, ठीक है। तो ये इनकी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। और जोमेटो ने क्या करा है, ठीक है, एक पीछे एक रेड बैकग्राउंड रखा है और इन्होंने अपना नाम लिख दिया है जोमेटो, ठीक है। अपने नाम को ही अपना लोगो बना दिया है, फाइन। लेकिन आप देखेंगे जोमेटो में इन्होंने जितने फॉन्ट यूज़ किए हैं उनका साइज कम रखा है, वो स्मॉल लेटर में लिखे हैं इन्होंने, फाइन। अगर आप अपने नाम से भी अपना लोगो तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, आपको बोल्ड फ़ॉन्ट रखना है या फिर इटैलिक फ़ॉन्ट रखना है, तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। हम दोबारा आते हैं अपनी फाइल पर और लोगो डिज़ाइन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ पेन टूल, फाइन। जैसे पेन टूल से हम डिज़ाइन करते हैं, तो मैं एक पेन टूल लेता हूँ, यहाँ से मैंने लिया पेन टूल, फाइन। अब पेन टूल कैसे काम करता है, फाइन। जैसे मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ पे, फाइन। तो ये हमारी एक शेप बन गई और मैं इसमें कलर फिल कर सकता हूँ कोई सा भी, ठीक है, फाइन। अब ये तो हो गया जो हमारे हार्ड एज है। इनकेस अगर मुझे स्मूथ एज रखने तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको रफली बताऊंगा। और अगर आपको पेन टूल के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी जो कहते हैं इलस्ट्रेटर कोर्स है, आप वहाँ पे जाके पेन टूल के बारे में पूरी तरीके से आप सीख सकते हैं। ये मास्टर क्लास है, ठीक है। मैंने पेन टूल पर क्लिक किया, ठीक है। और जैसे अगर मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया, फाइन, और एक क्लिक यहाँ पे, अब माउस को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने क्लिक को होल्ड करके रखा है क्योंकि मुझे सेगमेंट है, ये मुझे कर्व करना है। अब मैं माउस को क्लिक करके मूव करूंगा तो आप देखेंगे ये हमारे पीछे का कर्व हो रहा है, फाइन। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये कर्व बन गया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन, और अगर क्लिक करके माउस को मूव करूंगा तो कर्व बनेगा, फाइन। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आपने माउस को सिर्फ क्लिक किया है तो आपका जो एज है वो हार्ड बनेगा, और आप क्लिक करके माउस को मूव करेंगे तो आपका जो कर्व स्मूथ बनेगा, फाइन। तो जैसे मैं एक शेप बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पेन टूल लिया और मैं एक शेप बनाता हूँ कुछ, ये मैंने स्मूथ किया और फिर यहाँ से ये मैंने स्मूथ किया कुछ ऐसे, और ये मैंने स्मूथ किया, ये फाइन, और ये मैंने शेप को क्लोज कर दिया, फाइन। इसके बाद सिलेक्शन टूल पे गया, फाइन। अब मुझे क्या करना है कि मुझे लग रहा है कि यार ये शेप मेरी गलत बन गई, तो मुझे शेप को चेंज करना है, फाइन। तो शेप को चेंज करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया, ठीक है, और उसके बाद मैं इस शेप पर आया यहाँ पे, और आने के बाद मैं यहाँ से हैंडल को चेंज कर सकता हूँ, फाइन। और अगर मैं ऑल्ट को प्रेस करूँगा, फाइन, अगर मैं ऑल्ट को प्रेस करूँगा तो सिर्फ मैं एक हैंडल को मूव कर पाऊँगा, और मैंने ऑल्ट छोड़ दिया है, फाइन। जैसे ये वाला, फाइन, मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। और इनकेस अगर मुझे ये वाली शेप चेंज करनी है तो मैं एंकर पे क्लिक किया और मैं हैंडल को मूव कर पाऊँगा, फाइन।
अभी दोनों मूव हो रहे हैं, मैं ऑल्ट को प्रेस करूंगा तो सिर्फ एक मूव होगा, ठीक है। तो ऑल्ट से हम हैंडल को मूव करते हैं, और अगर हमें एंकर पॉइंट को मूव करना है तो हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे। मैंने एंकर पे क्लिक किया और मैं कंट्रोल से एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम कुछ शेप बनाएंगे, जैसे मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ मैं, और एक यहाँ पे इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ फाइल, और मैं करता हूँ ये ओपन, और डेस्कटॉप पे आके ये पेप्सी की जो, इसको मैं ओपन करता हूँ। फाइन, ये पेप्सी का लोगो है, ये लेयर 1 पे गया है, ठीक है, सब लेयर के अंदर, और मैं इसको लॉक कर लेता हूँ ताकि ये मूव ना हो, और एक मैं न्यू लेयर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये लोगो रिडिजाइन करना है। फाइन, क्लाइंट ने कहा है कि मुझे यहाँ पे जो ऊपर है ये मुझे रेड में चाहिए, ये मुझे येलो में चाहिए, और नीचे मुझे ग्रीन में चाहिए। फाइन, तो मैं क्या करूँगी, पहले शेप को डिज़ाइन करूँगा मैं पेन टूल से। मैंने पेन टूल लिया, फाइन, और एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया, और एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया, फाइन, और मैं ऑल्ट को होल्ड करूँगा, देन एंकर को पहले मैं एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरह, ठीक है, और एक क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अब जितने क्लिक कम से कम आप करेंगे उतना ही आपकी शेप स्मूथ बनेगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पे एक क्लिक करूँगा ब्रेक करने के लिए, ठीक है, और फिर अगर आप इस फील को अभी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप फिल कलर पर जाएंगे और नन पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी शेप नहीं बनेगी। और अगर आप स्ट्रोक देखना चाहते हैं सिर्फ, तो स्ट्रोक पे आएंगे और ब्लैक कलर यहाँ से ले लेंगे। फाइन, ठीक है। अब ये शेप कर्व है वाली, तो मैंने इस शेप पर यहाँ क्लिक किया है, ठीक है, और उसके बाद मैं हैंडल को पकड़ के ऑल्ट प्रेस करके ये शेप बनाऊंगा, और देन ये, ठीक है, यहाँ से ये, देन यहाँ से ये, ठीक है। और जितना ज़्यादा हैंडल का साइज बड़ा होगा उतना ही हमारी शेप स्मूथ बनेगी, ठीक है। तो मैं इसको भी फाइन इतना रखता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर की शेप हम बना चुके हैं, इस वाली शेप को, ठीक है। और हम अब बनाएंगे ये वाली शेप। आप देखिए यहाँ से थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं स्मूथ कर लेता हूँ। मैंने इस एंकर पे क्लिक किया और मैं इसको स्मूथ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब मैं इस वाली शेप को डिज़ाइन करूँगा, तो मैं पेन टूल लूँगा दोबारा, ठीक है। एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया है, और एक क्लिक मैंने इस शेप को बनाऊँगा मैं कुछ इस तरह, फिर एक क्लिक मैं यहाँ पे करता हूँ, और मैं इस शेप को थोड़ा फाइन या हल्का सा, या ये शेप थोड़ी ख़राब होगी, मुझे कंट्रोल Z प्रेस करना है, मैं ऑल्ट क्लिक यहाँ करूँगा, दैन मैं इस शेप को या थोड़ा सा, ओके, हैंडल का साइज थोड़ा कम करता हूँ, दैन इसको थोड़ा सा ये फाइन नीचे, ठीक है। और अब यहाँ से थोड़ा सा कर्व है ऊपर की साइड, फाइन। और इसके बाद मैं इस शेप को यहाँ क्रिएट करूँगा कुछ इस तरह, इसके बाद हैंडल का साइज कम करूँगा, और उसके बाद थोड़ा ये यहाँ से ऑल्ट को प्रेस करके मुझे ये शेप डिज़ाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद दैन ये, अब मूव टूल आता हूँ और मैं इसको मूव करूँगा, फाइन। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा शेप खराब हो रहा है, देन आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे और इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके आप यहाँ से स्मूथ कर देंगे, फाइन। तो हो गया स्मूथ यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे चेंज करना है, मुझे नीचे वाला कलर ये नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों को पहले प्लेस करूँगा बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर, यहाँ, ठीक है। और मैं इसको प्लेस करूँगा यहाँ पर, ठीक है। और मैं इन दोनों को मूव करूँगा इधर, ठीक है। अब मुझे इनके कलर चेंज करने हैं, फाइन। मैंने ऊपर वाले और पाथ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ से ले लिया येलो कलर। अब ये आउटलाइन में हुआ है तो मुझे फिल को ऊपर लेके आना पड़ेगा, और मैंने यहाँ चेंज किया। और उसके बाद इन केस नीचे मैंने चेंज कर दिया, लाइक जैसे मुझे सियान, फाइन। तो ये अब यहाँ पे इसमें आउटलाइन नहीं है और इसमें है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, देन आउटलाइन पे क्लिक करके मैंने नन, और इस वाली शेप पे आउटलाइन देन नन, फाइन। तो ये जो शेप है हमने नया लोगो डिज़ाइन किया है, फाइन। तो लोगो डिज़ाइन करने का तरीका ये होता है। अब एक और बात कि अभी तो हमें शेप मिली है, फाइन। तो शेप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शेप बनाने के लिए हम रिसर्च करते हैं कि कंपनी
आपको कैसी शेप चाहिए, कंपनी अपनी डिटेल बताएगी, कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी। और कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताती है तो आपको खुद स्केच करना पड़ेगा, और स्केच अप्रूव होने के बाद ही आप उनको डिजिटली लोगो तैयार करके देंगे। ठीक है। अब मैं इन दोनों शेप को डिलीट करता हूँ और हम एक और शेप लेते हैं। फाइन। और इसको मैं हाइड करता हूँ। ठीक है, या डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। लोगो बनाने का एक और तरीका है शेप बिल्डर टूल। फाइन। शेप बिल्डर हम कैसे काम करते हैं कि जैसे अभी मैं लेता हूँ, मैं यहाँ से एक लेता हूँ यहाँ से पॉलीगॉन टूल। फाइन। और इसके बाद लिया मैंने राउंड रेक्टेंगल टूल, जस्ट इसके ऊपर रखा है। फाइन। कलर चेंज किया इसका मैंने, और कुछ भी कर लेता हूँ। ठीक है। और इसके बाद मैं लेता हूँ एक एलिप्स। ठीक है, कलर चेंज किया मैंने। फाइन। और मैंने रखा है इसको यहाँ पे। ठीक है। और मैंने तीनों को सेलेक्ट किया। फाइन, तीनों को। और मैं आता हूँ यहाँ पे शेप बिल्डर टूल पे, इस पे क्लिक किया। फाइन। अब ये कि ये अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना हो, फाइन, इस वाले एरिया को इसमें मर्ज करना हो, तो मैं इस वाले एरिया पे माउस को क्लिक करके होल्ड करूंगा, देन माउस को मूव करना है। फाइन, कुछ इस तरह से, तो ये मर्ज हो गया इसमें। फाइन। और इन केस अगर मुझे ये वाला एरिया इसमें मर्ज करना है, ठीक है, ये वाला एरिया इसमें मर्ज करना है, देन वही तरीका है कि आपको क्लिक करके माउस को मूव करना है, तो मर्ज हो गया। फाइन। और इन केस अगर आपको ये मर्ज नहीं करना है, तो ये वाला एरिया आपको रिमूव करना है, तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो आपने ऑल्ट प्रेस किया और क्लिक किया तो वो एरिया रिमूव हो गया। फाइन। तो अभी मैं फिलहाल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। और इन केस अगर आपको ये एरिया रिमूव करना है, ऑल्ट के साथ हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और इसको हम ऐड कर सकते हैं, और इसको भी ऐड कर सकते हैं। फाइन। तो ये हमने तीन शेप से हमने एक शेप कंबाइन की है, और इसी तरह हम लोगो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। तो मैं करता हूँ, मैं एक दोबारा रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। फाइन। और एक मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक यहाँ पे, और मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ कुछ इतना। ठीक है, कुछ इतना। फाइन। अब मैंने तीनों शेप को क्लिक किया और यहाँ पे दोबारा मैं शेप बिल्डर टूल पे आया। ठीक है। अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये ऊपर के दोनों जो शेप है मैं इनको रिमूव करूं। ठीक है। और नीचे वाले को इसमें ऐड कर दूं मैं। तो मैं ऑल्ट को प्रेस करूंगा, इसको रिमूव करूंगा, देन इस शेप को, और फिर क्लिक एंड ड्रैग ये और ये। फाइन। और इन सबको एक कर दूंगा मैं। फाइन। तो हमने कितनी आसानी से 3-4 शेप को आपस में मर्ज कर दिया है, और हमने शेप को मॉडिफाई किया है। बिल्कुल इसी तरह ही हम शेप बिल्डर टूल का यूज़ लोगो डिज़ाइनिंग में करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं एक लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे फाइल ओपन, और आई थिंक मेरे पास है ये वाला कंपनी। फाइन। मैंने इस लोगो को इंपोर्ट किया यहाँ पे। ठीक है। और मैं इस लेयर को लॉक कर लेता हूँ ताकि ये मूव ना हो, और मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। फाइन। अब मुझे सबसे पहले मुझे ये शेप डिज़ाइन करनी है। फाइन। यहाँ पे दो एज है। ठीक है, एक एज ये है और एक एज ये है। ठीक है। और ये दूसरी शेप है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, एक एलिप्स लिया मैंने। ठीक है, एलिप्स यहाँ पे क्रिएट किया मैंने। फाइन। कुछ मैंने एलिप्स को इसके ऊपर रखा है, और मैं अभी विजिबिलिटी नन करता हूँ, और जो स्ट्रोक है वो ब्लैक रखता हूँ। फाइन। ठीक है। तो ये है हमारी शेप, ये वाली ऊपर वाली। तो मैं थोड़ा श्रिंक कर लेता हूँ ताकि शेप को मैच कर पाऊँ मैं प्रॉपरली। फाइन। या ठीक है। और यहाँ से थोड़ा और श्रिंक कर लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे रखता हूँ। ठीक है। तो हमने ये वाली शेप हम तैयार कर चुके हैं, और इसके बाद हम ये वाली शेप बनाएंगे, ये वाली। फाइन। इसके लिए मैं इसको कॉपी करूंगा ऑल्ट के साथ। फाइन। और मैंने इसको यहाँ पे रखा है थोड़ा ऊपर। फाइन, इतना। ठीक है। अब ये यहाँ से मैच तो कर चुका है, अब इसी तरह मुझे इसको यहाँ से मैच कराना है। ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा शेप बिल्डर टूल।
ठीक है, शेप बिल्डर, फाइन। अब मुझे कौन से एरिया कंबाइन करने हैं, फाइन, ये वाले, ये दोनों कंबाइन हैं अभी, और मुझे इन सबको रिमूव करना है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, देन रिमूव करूंगा, तो हमारे पास बस ये वाली शेप रह गई, ठीक है, ये वाली। अब इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं जो सा आप चाहेंगे कलर, लाइक जैसे मुझे इसमें ये वाला फिल करना है तो मैं रेड ले लूँगा यहाँ से, ठीक है। और हम आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं स्ट्रोक पे जाके, फाइन। और अगर आपको सेम कलर फिल करना है, मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद थोड़ा नीचे रखूँगा मैं, फाइन, कुछ इस तरह से, ठीक है, जो इसको नीचे रखूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इससे मुझे ये वाला कलर फिल करना है एग्जैक्ट। तो फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में एक टूल है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। वो क्या करता है कि आपने सबसे पहले आई को प्रेस किया, ठीक है, और आपने ये कलर सेलेक्ट किया और इसमें ये फिल हो गया, फाइन। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस में फिल करना है, ठीक है। जैसे मुझे इसमें फिल करना है, कौन सा, ये वाला कलर, तो मैं इस शेप को सिलेक्ट करके आई प्रेस करूँगा और फिर मैं यहाँ से सैंपल लूँगा और ये इसने फिल कर दिया इसमें। तो अब देखेंगे ये कलर और ये कलर, इन दोनों की वैल्यू सेम है, फाइन। और इसी तरह हम इस वाली शेप को डिज़ाइन करेंगे। तो इस वाली शेप को भी हम कैसे डिज़ाइन करेंगे कि जैसे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, एलिप्स, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ बिल्कुल, और मैं कलर फिल नन, और ये मैं कर लेता हूँ, फाइन। और इसकी मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, फाइन, यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसकी मैं एक और कॉपी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इस बार हम 3 से बनाएंगे और थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा यहाँ रखता हूँ, फाइन। अब मैं तीनों एलिप्स को सिलेक्ट करूँगा और मैं आऊँगा यहाँ पे शेप बिल्डर टूल पे, ठीक है। और शेप बिल्डर शिफ्ट एम शॉर्टकट है इसका, ठीक है। अब मुझे करना है कि ये तीनों कंबाइन हैं पहले से ही, मुझे सिर्फ ये तीनों को बाहर के इनको रिमूव करना है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और तीनों को मैं रिमूव कर दूंगा, तो ये हमारी शेप बन चुकी है, फाइन। अभी एक्चुअली में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से कितना एज बाहर निकल रहा है। तो मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊँगा, देखो कौन सा शेप बाहर निकल रहा है, फाइन, देखते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा खुद, लेकिन ये बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप शुरू से सही तरीके से अलाइन करके चलें आप, जिससे आपको दिक्कत ना हो, फाइन। और यहाँ पे इसी तरह आप इन शेपों को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं भी इस लेयर को दोबारा डिलीट करता हूँ, ठीक है, यस, और इस लेयर को भी। अब हमारे पास एक और है, मैं गया ओपन करता हूँ और एक इस लोगो को मैं ओपन करता हूँ, फाइन। अब इस शेप को मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक नई लेयर ली, इसको मैंने लॉक किया, ठीक है, और मैं आता हूँ एक एलिप्स लेता हूँ, एलिप्स, फाइन, ये, और नन, स्ट्रोक आउटलाइन में लेता हूँ ब्लैक, और मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, फाइन, ठीक है। थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज कर लेता हूँ, इतनी, यहाँ से भी, ठीक है। और मैं इसको कॉपी करके जस्ट ऊपर रखता हूँ, ठीक है, और इसकी विड्थ में थोड़ी कम कर लेता हूँ, फाइन, इतनी, और यहाँ से भी इतनी, फाइन। और इसके बाद दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से आता हूँ शेप बिल्डर, ठीक है, शेप बिल्डर, और बाहर वाले एरिया को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये वाला एरिया बन चुका है। उसके बाद हमें एक एलिप्स लेना है, ठीक है, और मैं इस शेप को क्रिएट करूँगा, इस वाली को, ठीक है। और हम कलर फिल करेंगे एग्जैक्ट सेम। तो आई प्रेस करूँगा, देन ये, और यहाँ पे भी मैं आई प्रेस करूँगा, आई, मैंने शेप को सिलेक्ट किया पहले, ठीक है, आई, देन ये आई, ये वाला, फाइन। तो शेप हम बना चुके हैं, फाइन। और इन्होंने क्या करा है कि इसी शेप को रोटेट किया है, ठीक है।
अभी ये एक्चुअली हम देखेंगे हमारे एंकर पॉइंट थोड़े नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऊपर करने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया और मैंने इस शेप को यहाँ से थोड़ा ऊपर किया है, कुछ इतना, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सही किया है। आप ट्विक भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये हो कि आपकी शेप ना खराब हो, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा, ठीक है, इतना हमने शेप को ट्विक किया है। और इसके बाद मैं इन दोनों को ग्रुप करता हूँ कंट्रोल जी से, ठीक है। ग्रुप करने से क्या है कि अब जैसे मुझे ये रोटेट करने पड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। मैं इन शेप को यहाँ पर लेके आया, कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ से रोटेट किया मैंने कुछ इस तरह, और मैंने इस सब को यहाँ पे रखा है। फाइन, थोड़ा और रोटेट कर लेता हूँ इतना, और फिर मैं शेप को यहाँ पे लेके आता हूँ, देन मैं रोटेट कर लेता हूँ इसको कुछ इतना, ठीक है, इसको यहाँ रखता हूँ। फाइन, या अब इसी तरह मैंने इस शेप पे क्लिक किया और मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसका कलर चेंज करूँगा ग्रीन में, ठीक है, आई, देन ये। फाइन, और इसके बाद मैं इस शेप को दोबारा कॉपी करता हूँ ऑल्ट के साथ, और मैं कॉपी इसको लेके आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, या फाइन, ठीक है। इसके बाद मैं कॉपी करता हूँ दोबारा, देन यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, और मैं कॉपी करता हूँ इतना। अब ये बीच वाला जो सर्कल है हमें इसको तैयार करना है, तो मैं एक एलिप्स लूँगा, देन मैं इसको क्रिएट करूँगा कुछ इतना, और मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, देन आई प्रेस करूँगा, कलर पिक करूँगा। फाइन, अब मैं इन सब शेप को मूव करूँगा कि आपको दिखाने के लिए। फाइन, तो हमने ये लोगो डिज़ाइन किया है यहाँ से, और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का कुछ भी नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे T4। फाइन, तो हम ये सर्कल है तो मैं इसको करता हूँ सर्कल स्टूडियो, ठीक है, और मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ये दिख नहीं रहा, डिलीट करता हूँ, दोबारा टाइप, और मैं पॉइंट कर लेता हूँ थोड़े 48। मे बी ये टाइप नहीं हो रहा है तो डिलीट करता हूँ दोबारा, देखता हूँ कि क्या दिक्कत है। टाइप टूल, फाइन, हाँ ठीक है, सर्कल स्टूडियो। शायद थोड़ा श्रिंक कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, और मैं इसको नीचे रखता हूँ। फाइन, और आप यहाँ से फ़ॉन्ट का टाइप और विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।